आइए बात करते हैं एक ऐसे स्कूल की जो बिना पैसे के आपको कोडिंग सिखाता है। क्या बोला तूने? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये तब पैसे लेते हैं जब आपकी जॉब गारंटीड हो जाएगी। वेलकम टू टॉक विद अभिषेक। आज के हमारे गेस्ट है एक IIT ग्रेजुएट, उससे भी ज्यादा ये एक पैशनेट एजुकेटर और एक सोशल चेंज मेकर भी है एंड द फाउंडर ऑफ मसाई, जो कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज कर रहे हैं, जिन्होंने अपने काम के जरिए 300 से भी ज्यादा परिवारों को पॉवर्टी लाइन से निकालने में मदद की है। और ये जोश एंड टेड टॉक प्लेटफॉर्म पे भी फीचर किए गए हैं, जो कि मानते हैं नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन की पावर में। चलिए बात करते हैं द फाउंडर ऑफ मसाई स्कूल मिस्टर प्रतीक शुक्ला से। गाइस, वेलकम टू टॉक विद अभिषेक। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ, लर्न, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लर्निंग, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और दुनिया में कितनी आबादी है जो कि अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, अपनी स्किल्स को तैयार करके एक जॉब की तरफ रेस बढ़ती है। तो आज हमारे साथ है प्रतीक सर। और प्रतीक सर, आई एम गुड सर। मेरा थोड़ा सा हाथ टूटा हुआ है, आपको पता नहीं तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। देखो सर, एक सर्वे ने ऑलरेडी बोला है कि 33 मिलियन इंडियंस आर अनएम्प्लॉयड और 7.5% की रेट से बढ़ रहे हैं। और जितनी केरला की आबादी है उतने लोग अनएम्प्लॉयड है। करेक्ट। सुधा मूर्ति ने भी एक बात बोली है कि 85% ग्रेजुएट्स आर नॉट गेटिंग इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया टुडे के सर्वे के अकॉर्डिंग भी 7% इंजीनियर ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल इनफ टू गेट हाई सैलरी जॉब, उनको नहीं मिल पाता है। मैं जब ग्रेजुएट हुआ था 2010 के अंदर, तभी भी 3-3.5 लाख रुपए ही दे रहे थे। और आज भी IT कंपनीज है जो कि फ्रेशर को 3-3.5 लाख रुपए ही देती है। बट हमारा इन्फ्लेशन रेट तो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। करेक्ट। बट एक स्टार्टअप आजकल थोड़ा ज़्यादा पैसा देने लग गया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको वास्तव में लगता है कि फ्यूचर एक ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में ही जाएगा? ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो कंप्लीट एजुकेशन सेक्टर कभी भी ऑनलाइन नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे आप कुछ कोर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट समझिए, आई एम टॉकिंग मेजरली अबाउट इंजीनियरिंग राइट नाउ। तो उसमें अगर आप तो मैकेनिकल जो है उसमें लैब्स की जरूरत है। ओके। बायो साइंस जो है वहाँ पे लैब्स की जरूरत है। यू कांट लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस, व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंसेस, ये कंप्लीटली ऑनलाइन हो सकती है और काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेजेस जो है वो इक्विप्ड ही नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिस स्पेस पे इनोवेशन हो रहा है, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ अभिषेक जी, कि अगर आप आज डेटा साइंस सबसे पॉपुलर फील्ड है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बट जिन टूल्स पे, जिन फ्रेमवर्क्स पे काम होता है डेटा साइंस के लोग, जिन फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं, जैसे टेंसरफ्लो हो गया, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2015 और बियॉन्ड 2015। मतलब 2015 के बाद ही ये सारी टेक्नोलॉजीज आई। आज हम लोग सब जेन AI के बारे में बात करते हैं, 9 महीने पहले तो जेन AI आया है। जिस लेवल पे इनोवेशन हो रहा है, हमारे कॉलेजेस इक्विपिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो मुझे फंडामेंटली लगता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस विल बी डिसरप्टेड थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। दोज हु वर्क वेरी क्लोजली विद इंडस्ट्रीज, अगर आपने इंडस्ट्रीज के साथ में काफी क्लोजली काम करा तो आप वो एजुकेशन डिसरप्ट हो सकते। तो आपका क्या मानना है, बिकॉज आप एजुकेशन सेक्टर में हो और आप जो बोल रहे हो इक्विप्ड नहीं है, हाँ, तो इतना पैसा वो हमसे चार्ज करते हैं 3 लाख 5 लाख इंजीनियरिंग कॉलेज में, 1 साल का 3-4-5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर लेते हैं। करेक्ट, देयर इज नो ROI। तो मतलब अगर आप ये समझिए कि पूरे इंजीनियरिंग सेगमेंट को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक है टॉप टीयर कॉलेजेस, जहां पे जो फॉर्म हुए थे विद एन ऑब्जेक्टिव कि यहाँ से रिसर्च ग्रेजुएट्स निकलेंगे और रिसर्च के ऊपर काफी काम करा जाएगा। राइट। कभी भी जॉब के अराउंड काम था ही नहीं। जॉब तो इसलिए ही कि जो बच्चे गए, अब हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास में तो बाहर निकलने का केवल एक ही ऑप्शन है, राइट, कि अच्छे कॉलेज में जाओ और उसके बाद अच्छी जॉब लो, तभी आप बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज तो आप वहीं पे रह जाओगे। राइट। सो जब वैसी ऑडियंस आना स्टार्ट हुई जिनको जॉब चाहिए थी, तब जॉब्स की तरफ काम करना स्टार्ट करा। लेकिन जैसे अगर IITs की बात करूँ तो इवन प्रोफेसर्स वहां पे बिलीव करते हैं कि ये सब बच्चों को रिसर्च में जाना चाहिए। दे हेट पीपल दोज हु बेसिकली गो फॉर प्लेसमेंट्स, ओके, बिकॉज द इंस्टीट्यूट वाज नॉट क्रिएटेड टू मेक पीपल प्लेस्ड। इंस्टीट्यूट वाज ऑलवेज क्रिएटेड टू बेसिकली मेक पीपल रेडी फॉर रिसर्च। दूसरे जो कॉलेजेस है उनको मैं तो रियल एस्टेट बिजनेस बोलूँ, क्योंकि कॉलेजेस जो है वो एजुकेशन बिजनेस बन गई, वो रियल एस्टेट बिजनेस है। राइट। जो फीस चार्ज हो रही है वो रियल एस्टेट को चलाने में जो पैसा लगता है वो है। जैसे जो पुराना सुनते आए हैं हमेशा कि गुरु का दर्जा जो होता है वो मतलब पेरेंट्स के बराबर होता है या पेरेंट्स से भी ऊपर होता है,
और वो जो है ना वो somehow कहीं ना कहीं चला गया। मेरे पास कल एक कंपनी आई थी और उन्होंने मेरे को बोला कि यार अभिषेक, आपका इतना बड़ा फॉलोअर बेस है, सब कुछ है, आप क्यों नहीं अपना कोर्स बना के बेचते हो? मैंने उनको बोला यार, आई डोंट वांट टू बिकम ए टीचर, बिकॉज मेरी औकात नहीं है टीचर बनने की। औकात इन द सेंस कि यार गुरु हमेशा दान वो देता है कुछ चीज़ कि यार मेरे को कुछ जो आता है वो मैं दूंगा। तो मार्केट में हम जैसे लोगों को सिर्फ पैसे का लालच देके आप बिकम ए मेंटर के नाम पे आप हमसे कोर्स बनवाते हो, फिर उस कोर्स को आप मार्केट में सेल करते हो और आप ये बोलते हो कि हमारा जो टीचर है वो बहुत प्रोफाउंड टीचर है, सब कुछ अच्छा है। तब आपका क्या कहना है इसमें कि आप हम जैसे लोगों को बिगाड़ रहे हो या फिर एक्चुअली आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो? फिर तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक फंडामेंटली लोगों को पता ही नहीं एजुकेशन होती क्या है। अगर ढंग से देखेंगे तो लोगों को पता ही नहीं करिकुलम और पेडागॉजी क्या होती है। अब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, वहाँ पे अगर आप पूछेंगे भी कि करिकुलम पेडागॉजी क्या होगी, पेडागॉजी किसी को पता ही नहीं। हमें भी नहीं पता, बताओगे? द वे ऑफ टीचिंग, the way you are going to basically teach someone, the way you are going to design learning outcomes, the way you basically go to the minutest level in terms of objective, कि हर क्लास का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके 10th क्लास के अंदर ये 6th-7th क्लास के अंदर 70% आए है ना, तब भी आप 8th में मूव कर गए। जिसके 50% आए वो भी 8th में मूव करके, जिसके 35% आए वो भी 8th में मूव करके, ठीक है। पर जिसके 35% आई है, जिसके 50% आई है, जिसके 70% आए, उसको सारे चीज़ों की मास्टरी तो नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जब ये बढ़ता चला जाएगा तो कितना बड़ा डेल्टा आप क्रिएट करते जा रहे हो, क्योंकि लोग बात मास्टरी की तरफ जा ही नहीं रहे। सो फंडामेंटली आप एजुकेशन को देखेंगे तो एजुकेशन में सबसे बिगेस्ट फ्लॉ ये है कि हर इंसान का लर्निंग कर्व अलग अलग होता है और उसके हिसाब से एजुकेशन क्रिएट ही नहीं करी गई है। ये ऑनलाइन एजुकेशन सॉल्व कर सकता है। पर्सनलाइजेशन एज पर योर लर्निंग कर्व, जिस तरह से आप ग्रो करना चाहते हैं, जिस तरह से आप सीख पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। मेरा सेकंड सवाल आपसे है कि कोई 3 प्लेटफॉर्म ऐसे बताओ जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक्चुअली अपस्किल करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई थिंक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब है, स्पेसिफिकली फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव। अगर मैं बात करूंगा तो जस्ट स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है। जब आप नए प्रोग्रामर बनते हो तो आप बहुत सारी जगहों पे अटकते हो, ठीक है, और हर चीज़ के लिए आपके पास में मैनेजर्स नहीं होते जो आपको बता सकें। तो स्टैक ओवरफ्लो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग बाग जहाँ पे भी अटकते हैं तो एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। एब्सोल्युटली, दे बेसिकली हेल्प देम आउट कि आप कहीं पे भी अटके हो तो बाकी सब जगह पे मूव करो। एंड आई थिंक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मैं बहुत यूज़ करता था जब मैं पहली बार इंटरनेट पे आया था वो है विकीपीडिया। विकीपीडिया, हम लोग ओल्ड जनरेशन से, मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे 33 ईयर्स की एज में और जो 20 साल का जो बच्चा है उसमें 3-4 जनरेशन का अंतर है। अभी हो गई बना दी। करेक्ट। तो जेनजी मतलब ऑल तो हम लोग मिलेनियम जेनजी वाला ही एंगल है, लेकिन उसी का विकीपीडिया फॉर ओल्डर जनरेशन, for newer generation, for Gen Z, podcast on Spotify and other places is the another very important thing. Perfectly fine. एक सर्वे आया था, आपने जो रीडिंग की बात बोली, एक सर्वे आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी लिखा था, जो भी अगर आपने पेपर के साथ रीड किया है तो 85% चांसेस है कि वो आपको याद हो जाएगा। पर अगर आपने डिजिटल स्क्रीन के साथ में अगर उसको देखा है तो वो कभी आपको याद नहीं होता। मैं अगर आपसे भी पूछ लूँ कि 4 रील ऐसी बताओ जो आपने लास्ट 6 महीने में देखी हो, तो शायद आप उस रील को तो याद कर लोगे बट उसका जो कंटेंट है वो आप नहीं बता पाओगे, तो आप तुरंत भूल जाते हो। तो आपका क्या कहना है कि रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मतलब पेपर्स रीडिंग इज इम्पोर्टेंट या फिर डिजिटल रीडिंग इज इम्पोर्टेंट? मतलब ये वही वाली डिबेट हो गई कि जो बुक्स पढ़ने के लिए शौकीन होते हैं कि किंडल में पढ़ना चाहिए, कि आपको नॉर्मल किताब में पढ़ना चाहिए, कि ऑडियो बुक लेके आपको पढ़ना चाहिए। तो मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर कि बुक से पढ़ाई जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। एंड आई थिंक वो भी एक फंडामेंटली पेडागॉजी का ही पार्ट है। मतलब कुछ भी आप सिखाने की कोशिश करते हो, द वे यू आर टीचिंग इट, द वे यू आर इवैल्यूएटिंग, तो जो आप पढ़ा रहे हो और अगर आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो तब तक वो चीज़ जो है ना वो मतलब आपके दिमाग में स्टेबलाइज नहीं होती है और आप मतलब उसको लर्न नहीं कर पाते हो, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम डिजिटल medium, the best way is to use that knowledge somewhere. So if you keep on using that knowledge, then it is something which is going to basically remain in your memory for a long period of time. If you're not using that, you are just consuming it and you're not implementing it anywhere, then it is something which you'll forget. So ये तो वही बात हो गई, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की फ्रीक्वेंसी सेम है, जितने लोग लेने वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 100 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, और फिर जो इवेल्युएट करके आगे बढ़ता है वो 90% वाले बच्चे में आ जाता है। सेम हम अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, हमारी तो फ्रीक्वेंसी सेम है बात करने की, जो हम सिखाना चाह रहे हैं, अभी बताना चाह रहे हैं, और उनकी जो ग्रेस्पिंग है अगर वो इवेल्युएट नहीं करेंगे, उस चीज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो शायद वो 90 उस वाले में कैटर में नहीं आएंगे और बस उनके छोड़ देंगे तो बात ही खत्म। अगर आप देखेंगे यूरोप में काफी स्कूल्स है जहाँ पे लर्निंग में काफी इनोवेशन हुआ है। अगर आपकी मैथमेटिक्स है तो आप 7th ग्रेड के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश
4th ग्रेड के बच्चों के लेवल पे तो आप 4th ग्रेड वालों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपकी सोशल साइंस 9th ग्रेड वालों के साथ में है तो आप 9th ग्रेड वालों के साथ में पढ़ रहे हैं. सो that's how they basically create that kind of an environment where it's not about in which class you are in. As per every subject, as per everything, where do you stand and how you need to basically grow. वो बहुत important, and that's the future of education. आज हमारे साथ 3 छोटे मॉडरेटर भी हैं. छोटे मॉडरेटर छोटा क्लिप के अंदर आएंगे. So he is Arun, our COO. ठीक है, जो जितना भी operations है, he handles that. अच्छा. And Anuradha, she's handled sales, complete sales, and Sohil is also in sales, जो कि sales handle करते हैं. Yeah. So I think आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्या सर? माइक चाहिएगा. सो अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पेशल स्किल है रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, कि जो अगर कोई सीख लेता है सो दैट विल बी बेनिफिशियल इन करियर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट. I think the fundamental skill जो चाहिए वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स. एंड सॉफ्ट स्किल इज नॉट जस्ट कि आप बोल सकते हो, अच्छा बता सकते हो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आप कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ में, एंड इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश. मतलब आपने सॉफ्ट स्किल की ना बहुत गलत इमेज बना रखी है मार्केट के अंदर. सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए भाई. सॉफ्ट स्किल इज द बिगेस्ट हार्ड स्किल जो कि जरूरी है अगर आपको कहीं पे फिक्र होगा, तभी आप लोगों के साथ काम कर पाएंगे. और इसमें सारी चीज़ें आती है. सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ये भी आती है कि इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपने मैनेजर से बात करें, किस तरह से अपने जूनियर से बात करें, किस तरीके से अपने साथ वालों के साथ में बात करें, द वे यू आर राइटिंग, द वे यू आर रीडिंग, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग. आई थिंक इट्स अ बिग टॉपिक which needs to be mastered. तो मेरा तो दिमाग ऐसे खराब हो रहा है. हाँ. इतनी रील्स आती है, इतने वीडियोस आते हैं, हाँ. पेरेंटिंग की टिप्स आती है, बच्चे को पढ़ाना, ये करना, वो करना, इंजीनियरिंग कर लो, वो करा दो. बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए. कभी सुधा मूर्ति जी को सुन लेते हैं, कभी नारायण मूर्ति जी को, कभी अभिषेक को सुन लेते हैं. इतना टेंशन हो गया कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि खिचड़ी बनाऊं कि क्या बनाऊं. भाई ये तो बात सही. क्या लेना है मेरे को और क्या छोड़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा. कोई कहता है लोटे से पानी पियो, कोई कहता है गिलास से पानी पियो. करेक्ट. कोई कहता है कि खड़े होकर पानी पियो, तो कोई कहता है बैठ के पानी पियो. हाँ. तो इस मतलब अब आप भी एक अपना नया डोमेन लेके आ गए उसके अंदर कि यार अब आप स्कूल तो पढ़ा ही रहे हो, कॉलेज तो पढ़ा ही रहे हो, पर मसाई से भी अगर आप करोगे तो आपको और अच्छा मिल जाएगा. नहीं, हम लोग तो मसाई के अंदर तो आप तब पढ़ रहे हो क्योंकि आपका कहीं से कुछ नहीं हुआ है, तब आप मसाई के अंदर आते हो. तो मसाई इज ऑलवेज दैट ऑप्शन कि यार आई एम नॉट एबल टू बेसिकली गेट द काइंड ऑफ जॉब दैट इज नीडेड इन कॉलेजेस. आपने बिल्कुल सही कहा, नॉइज बहुत है ना, और उस नॉइज को डीक्लटर करने के लिए और मतलब उस नॉइज को हटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वर्क्स फॉर यू फ्रॉम सम सेट ऑफ फोक्स. ये समझ में आ जाता है प्रतीक, तो जिंदगी सब लोगों की चेंज हो जाती है. वही वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट उस पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा. क्योंकि अर्ली साइंस हर चीज़ के आपको बहुत जल्दी पता पड़ जाते हैं. और मेरा तो पॉइंट ये है कि मतलब गो विद द फोक्स दोज हु हैव actually proven something and they are basically suggesting you something rather than from anywhere. There was a lot of movement of brain drain. A lot of people went outside. They stayed in US economy and other places. Now, if I see from the last decade, there's opposite. There's reverse brain drain, where there are a lot of startup culture in India. So, what's your take on that? And what do you see is ki next 5 years, where are we headed? Every economy knows this, that India is going to be one of the fastest growing economy in the world. And there are going to be plethora of opportunities. So it's good that people are realizing that there are a lot of opportunities which exist in our country, and there are a lot of problems that need solution. So solution mindset wale jitne bhi log exist karte hain, those who want to start up, they are coming back and they are starting up. So that's a good sign. And I think as we जो पीएम मोदी ने बताया है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, एंड देन दैट्स वेयर वी आर बेसिकली हेडिंग, दैट इज गोइंग टू क्रिएट इवन फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री. एंड आई थिंक पीपल वुड लाइक टू, आज का यूथ जो है वो तो रहना चाहेगा यहाँ पे. क्योंकि आप कुछ भी देखिए, मतलब आई हैव बीन टू लाइक क्लोज टू 25 कंट्रीज राइट नाउ, और आप कहीं भी जाके देखेंगे जिस लेवल का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में एग्जिस्ट करता है, कहीं नहीं एग्जिस्ट करता. आप पेमेंट्स, हाँ, डेवलप्ड नेशंस में पेमेंट इज सच अ बिग हैसल, एंड सेम इज द केस विद एनीथिंग दैट वी आर सीइंग राइट नाउ. सो वी आर बेसिकली इनोवेटिंग एट अ ग्रासरूट लेवल in such a way which is going to be an example for most of the developed nations as well. And this is something which is possible because US एक point से grow करा. I think if you'll read this book 0 to 1 by Peter Thiel, है ना, तो आप you'll understand कि किस तरीके से globalization हुआ.
और किस जगह से जो लोग 0 to 1 सॉल्व कर रहे हैं, फिर देन देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन सम कंट्रीज दोज हु आर बेसिकली अडेप्टिंग व्हाट दे हैव सॉल्व्ड एंड डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग दैट। सो कुछ कंट्रीज जो डेवलप नेशंस है वहाँ पे कभी भी केबल्स आई ही नहीं। जैसे पहले होती थी ना कि फ़ोन के लिए केबल्स होती थी, बाकी सब चीज़ें होती थी, तो वहाँ पे केबल मतलब ऊपर आपको केबल दिख नहीं रही क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, एंड देन देर आर फाइबर लाइन्स, देर आर अदर थिंग्स। सो पीपल आर बेसिकली मूविंग इन दी डेवलप नेशन एंड वट एवर इज वर्किंग राइट नाउ, पीपल आर जस्ट टेकिंग दैट पर्टिकुलर पीस एंड नाउ इम्प्लीमेंटिंग इट इन द डेवलप नेशंस। In India, when it is developing at such a fast speed, we have the capability to think even कि वो चीज़ भी काम करेगी 5 साल बाद कि नहीं, और आज उससे बेटर सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है वही इम्प्लीमेंट करो डायरेक्टली। तो एक पॉइंट आएगा जब हम लोग डेवलप नेशन होंगे और वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल फॉर मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज टू अडैप्ट दैट into their own ecosystem. So मतलब मुझे ऐसा लगता है कि there are many people those who keep on asking us कि यार यूएस शिफ्ट हो जाना चाहिए था, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहिए था, एंड एवरीवन कीप्स ऑन सेइंग द सेम थिंग कि यार ये है जगह जहाँ पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस दैट नीड सॉल्विंग एंड वी आर हियर टू इजीली सॉल्व दिस। तो ये 6 से 8 या 10 साल के बच्चों को हम एक कोडिंग या एक सर्टेन नीश सिखा रहे हैं, क्या ये अप्रोच सही है? मतलब व्हेन दे आर एडल्ट फिर भी वो समझ में आता है कि वो एक नीश है, पर एक छोटी उम्र में उनको एक नीश पकड़ा कि इसी से आप ये बन पाओगे और पापा मम्मी ये है या सोसाइटी में ये है तभी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इसका आपका क्या टेक है नोइंग कि आप एक एडटेक के फाउंडर हैं? सो हम लोग जॉब टेक में मेजरली वी वर्क विद पीपल दोज हु आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स, बट आपका क्वेश्चन है ना वो बहुत फंडामेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आई बिलीव इज कि एक्सपोजर तो बच्चों को देना चाहिए, be it about if you are aware कि programming is going to be future or tech is going to be future, you need to give that exposure, but you should not be pressurizing your kids or you should not be going with a FOMO approach कि यार ये नहीं सीखे मेरे बच्चे ने तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वही वाली बात होती है ना कि आपने वो एक्सपोजर दिया, अब उसके बाद किसी बच्चे को उसमें मजा आना स्टार्ट हो गया, then they'll basically will ask you for more and more, they want to do more courses around this. There's the same example which has happened with my brother is 12 years younger to me, my real brother. So when he was in school, I basically gave him an IoT kit. At that point of time, IoT was like really popular, and he started enjoying that process. वो अपना कहीं भी जाता है ना अपना टूल किट लेके चलता है। He graduated from BITS Pilani. जब भी वो एयरपोर्ट पे जाता है सबसे बड़ा चैलेंज ही उसका यही होता है कि उसके पास इतने टूल्स होते हैं, इतने वायरिंग्स होते हैं, इतने मदरबोर्ड्स होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि क्या करने जा रहा है ना। और he travels everywhere with that because वो आपने एक्सपोजर दिया, आपने उसे फोर्स नहीं करा कि यार ये चीज़ में तेरे को कुछ बिल्ड करना है, तेरे को प्रोग्रामर ही बनना है, तेरे को IoT में ही काम करना है, बट ही स्टार्टेड डेवलपिंग इट एज एन इंटरेस्ट एंड ही स्टार्टेड परस्यूइंग इट एंड ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर एंड मोर थिंग्स। सो वो एक्सपोजर जरूरी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फोर्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और फोमो और प्रेशर क्रिएट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमें नहीं करना चाहिए। राइट, आपको तो ये होता है एक बच्चे को सिर्फ एक्सपोजर दे दो, फिर उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि उसको लेके जाना है नहीं लेके जाना है। हाँ, तो अब जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं सेंट्रल एकेडमी में था, तब एक म्यूजिक टीचर है, पहली बार तो म्यूजिक कोई टीचर आया किसी भी स्कूल के अंदर, वी वर इन 9th-10th आई थिंक सर, तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को हारमोनियम सीखना कंपलसरी है इस क्लास का पार्ट बनने के लिए। अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है हारमोनियम बजाने में, मैं बहुत कोशिश कर ली बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो देन आई स्किप दैट क्लास की मतलब नहीं हो पा रहा। फिर देन वी ऑल रोट वन एप्लीकेशन टू आवर प्रिंसिपल कि यार नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो क्यों करवा रहे हो फोर्स वाले, क्योंकि हम 9th-10th में थे तो हम लोग वो कॉल ले सकते थे। अब आप सोचो 3rd-4th में हो और मैं होता सब लगे पड़े हारमोनियम सीखो, नहीं सीखना है हारमोनियम, मजा ही नहीं आ रहा तो क्या करेगा। तो वो वाली बात है, तो मतलब उस एज में आपको देना चाहिए उनको एक्सपोजर, और वो आपका एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दैट्स अबाउट इट। राइट, आई थिंक अपन को थोड़ा डीप डाइव करना चाहिए 1-on-1। ठीक है, awesome. Thank you guys, thank you so much for this. So प्रतीक सर, अपन लाइक इतना अच्छा डिस्कशन किया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आपने एक बात बोली थी बीच के अंदर कि मसाई की ज़रूरत नहीं है सर, अगर सारे कॉलेज अपना सही से काम कर रहे होते तो। अब मैं आपकी जर्नी थोड़ा सी जानना चाहूँगा। आप भीलवाड़ा सिटी से बिलोंग करते हो, वेरी स्मॉल सिटी है, एंड तो आपके फादर मदर का क्या बैकग्राउंड रहा है, तो आप भीलवाड़ा सिटी से यहाँ पे बेंगलोर आके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में क्यों एंटर किए? सो हम दोनों ही भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर हमेशा से हाउस मेकर रही हैं और मेरे फादर जो कि अब नहीं है वो सर्विस करते थे। सो इट वाज अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर में। उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी थी अपने टाइम पे, वो राजस्थान टॉप करा था उन्होंने उस टाइम पे, और फिर उसके बाद वो उन्होंने सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। तो एक पॉइंट था जब उनका लास्ट
जॉब पोस्टिंग थी, मेरे पापा की बहुत ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो लास्ट जॉब पोस्टिंग थी भिलवाड़ा में, और उसके बाद वो भिलवाड़ा में ही स्टे करा और फिर मेरी पूरी एजुकेशन वहीं पे ही हुई। तो हम लोग तो वो जगह से आए। फिर 12th तक मतलब मैं बहुत स्टूडियस था 11-12 तक, और उसके बेसिस पे मैंने पहली बार IIT निकाला। जब फर्स्ट बार IIT निकला तो रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे मिल रहा था एक IIT रुड़की में जाके सहारनपुर में पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग। ओके, तो सबसे पूछा कि ये क्या होता है, कुछ पता ही नहीं वहाँ पे इनकी पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग में करना क्या होता है, होता क्या है इसके आगे। तो मैंने कहा कि फिर एक बार वापस से अटेम्प्ट करते हैं। तो फिर रीज़न ये था कि मेरे बहुत सारे दोस्त 11-12 में चले गए थे कोटा, बट हम लोगों के पास में ना वो फाइनेंशियली वी वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि पापा भेज पाए कोटा से, क्योंकि कोटा में केवल कोचिंग का ही खर्चा नहीं होता है, आपके रहने का खर्चा होता है, बहुत खर्चे का खर्चा होता है। तो वो बहुत मतलब जब आपकी स्कूल की फीस 200 रुपये पर मंथ है और उसके बाद आपको वहाँ जाना है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिनेरियो है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाओ। पर क्योंकि मेरा IIT में रैंक आ गया, तो अगले साल जब मैं रिपीट करने गया तो मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई। तो इसलिए मैं कोटा चला गया, क्योंकि अब तो कोचिंग का तो कोई खर्चा ही नहीं है। IIT का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए काफ़ी अलग था एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक मैं 12th या फिर जब तक मैं IIT में पहुंचा था, उससे पहले ना तो मैंने कोई इंग्लिश बुक्स पढ़ी थी, मतलब बुक्स एज इन नॉवेल्स। नाइस। तो फिर मसाई के बारे में फिर आपने एजुकेशन में कैसे घुस गए फिर आप? तो मसाई के बारे में क्या हुआ कि बहुत टाइम रियल एस्टेट में काम करा। पहले तो ग्रैब हाउस में काम करा, फिर ग्रैब हाउस एक्वायर हो गई क्विकर में, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम काम करा। फिर चेन्नई में रियल एस्टेट में काम करा। तो रियल एस्टेट हो गया जब, तब फिर मैंने सोचा कि क्या ना कि 3rd ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी कॉलेज के अंदर, टीच फॉर इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे ना मैंने बहुत सही इम्पैक्ट देखा। अभिषेक, अपन लोग तो इंग्लिश इतनी अच्छी बोल नहीं पाते थे। मैं गया वहाँ पे, पहला दिन था मेरा, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, स्टेज पे 1st-2nd स्टैंडर्ड के बच्चे खड़े थे, और वो मतलब शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अपने आप को क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये बच्चे बिलोंग करते हैं लो इनकम म्यूनसिपैलिटी स्कूल के, जिनके पेरेंट्स जो है वो हाउस हेल्प्स हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर्स हैं। दे कम फ्रॉम वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो तो मैंने देखा यार ये कैसे हो रहा है, IIT में कोई खड़ा हो जाए तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा बात कर रहे हैं ये लोग तो। और IIT छोड़ो, आप इंटरनेशनल स्कूल के किड्स को बुला लो, दे कैन बीट देम। मैं कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो मुझे ये समझ में आया कि यार इस देश के ना पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बस बात ये है कि कोई बैठे और इस पोटेंशियल को अनलॉक करे। तो ये हमेशा से दिमाग में था। तो जब रियल एस्टेट से ख़त्म हुआ तो फिर मैं तंजानिया चला गया एक ट्रिप पे, और जब मैं तंजानिया गया तो मैं वहाँ पे मिला द माइटी मसाई मारा ट्राइब्स। तो मसाई मारा वहाँ से आया आप? हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि मसाई बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, तो कैसे मसाई मारा ट्राइब अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है। और पता है क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है? क्योंकि उन लोगों के हिसाब से दे डोंट बिलीव इन फॉर्मल एजुकेशन। उनको लगता है फॉर्मल एजुकेशन सब बकवास। तो मसाई मारा के खुद के स्कूल्स हैं, और उसमें वो एक एक स्किल पकड़ के आपको सिखाते हैं। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है तो उनका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्कूल है, पूरा स्कूल उनका खुद का स्कूल है, उनके खुद के लोग पढ़ाते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। सो मसाई स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इट्स एन आउटकम बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग बच्चा कैन कम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, जैसे उसको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी जगह से ग्रेजुएट हो, आप BA करके आए हो, BCom करके आए हो, BSc करके आए हो, इट डजेंट मैटर। हम लोग कोई फीस अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं करते। आपके साथ कोई भी दुनिया में कहीं से भी किसी भी तरह से ग्रेजुएशन अगर उसने करी है तो आपसे जुड़ सकता है। आप क्या चाह रहे हो? करेक्ट। तो वो अप्लाई कर सकता है। मैं भी हूँ तो भी जुड़ सकता हूँ, हमारा वीडियो एडिटर है तो भी जुड़ सकता है आपके साथ में, वापस जुड़ेगा। हाँ, कोई भी जुड़ सकता है जिसको अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर स्टार्ट करना है, ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा एनालिटिक्स। तो दो ही पीस आप सॉल्व कर रहे हो इसके अंदर, एज अ डेटा एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? नहीं, एक्चुअली हमारे 5 कोर्सेज हैं, बट 4 कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थोड़े से लिंक्ड है। तो जैसे मैं बताता हूँ, हमारे 5 कोर्सेज चलते हैं मसाई में। पहली चीज़ है फुल स्टैक डेवलपमेंट, सेकंड इज डेटा एनालिटिक्स, थर्ड इज ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, QA एंड ऑटोमेशन, जो टेस्टिंग होती है हमारी पूरी की पूरी। देन बैकएंड डेवलपमेंट, केवल ओनली फोकसिंग ऑन बैकएंड। फिफ्थ इज मोबाइल डेवलपमेंट। ओके, सो अगर आपको मोबाइल डेवलपर बनना है तो है सब सॉफ्टवेयर डेवलपर के ही पार्ट, लेकिन इन नटशेल दीज आर द कोर्सेज। अगर आपको इनमें से किसी में भी करियर स्टार्ट करना है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ। द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर 2। फर्स्ट, यू शुड हैव एनी ग्रेजुएशन, एंड सेकेंड, आपकी एज जो है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। उसका रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों होना चाहिए ये, बट आपकी एज जो है 28 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप मसाई स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। मसाई स्कूल में कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं है, 0 फीस अपफ्रंट। आप आते हो, फिर ये 8.5 मंथ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है। 8 महीने आप ऑनलाइन पढ़ाओगे? 8 महीने हम ऑनलाइन तो पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे स्कूल को बोला जाता है कि ये मिलिट्री स्टाइल स्कूल है। सो यहाँ पे पढ़ाई होती है सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक, 6 days a week है ना, मंडे से सैटरडे, और 8 महीने, 8 साढ़े 8 कंटिन्यू पढ़ाओगे? कंटिन्यू पढ़ाते।
कुछ उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, फुल टाइम कोर्सेज है, फुल टाइम वही करना है, फुल टाइम वही करना ये आपकी कंडीशन है। है। ये कंडीशन है, 12 घंटे रोज पढ़ाई होगी, 6 दिन होगी हफ्ते में, 8 साढ़े 8 महीने तक पढ़ाई होगी, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। प्रैक्टिकल कब करेगा आदमी फिर? प्रैक्टिकल तो वहीं भी करता है उस ना, हाथ क्योंकि बात कंप्यूटर तो- साइंस में या फिर आप डेटा एनालिटिक्स में सब कुछ तो आपको लैपटॉप पे ही करना है, ओके, तो प्रैक्टिकल तो वहीं भी ही होता है। जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी किसी भी कॉलेज से, अगर आप ये देखेंगे फंडामेंटली कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी कोर्सेज होते हैं 4 साल में, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कोर्सेज, ओनली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज, टेस्ट, एवेल्युएशन, एवरीथिंग, ये सब मिला के आप ओवरऑल 4 साल में 1450 से 1500 घंटे देते हो टू बिकम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मसाई में 8.5 महीने में बच्चा देता है 1250 घंटे, राइट, है ना, तो ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर 4 साल की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उस लेवल पे ग्रिलिंग होती है, उस लेवल पे पढ़ाई होती है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की तरह ये नहीं है कि आप ने कुछ पढ़ा दिया एंड देन यू आर बेसिकली डन विद इट। खुद से करना नहीं है वो। हाँ, तो हमारे में पढ़ाई जो होती है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होती है। तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे IWY फॉलो होता है जब पढ़ाई होती है। IWY का फुल फॉर्म होता है आई डू, वी डू एंड यू डू। सो आई डू में पहले इंस्ट्रक्टर ने कोड करा, फिर वी डू में इंस्ट्रक्टर और बच्चों ने साथ में कोड दोनों ने करा, किया। और फिर यू डू में आपने कोड करके ये बताया कि आपको कितना कौन सा समझ में आया। रीइंफोर्स्ड लर्निंग जो होती है वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप पूरे टाइम तो आप जैसे स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, उससे आप स्विमिंग तो नहीं ना सीख पाओगे, नहीं सीख सकते, आपको तो उतरना ही पड़ेगा सब चीज़ें। तो वही है मसाई स्कूल। मसाई स्कूल इज ऑल अबाउट यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर 1250 आवर्स इन 8.5 months, जिससे आप उतने लेवल पे स्किल्ड हो जाते हो कि आपको कंपेयर किया जाता है कि यार ये बच्चा फ्रेशर नहीं है, ये बच्चा वो है जो जॉब पे जाएगा और डे वन से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। आपको उस पर ट्रेनिंग करने का कोई भी पैसा नहीं लगाना है, आपको ट्रेनिंग करने में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। दैट इज व्हाई वी आर वेरी वेरी डिफरेंट। सो वी आर नॉट जस्ट टीचिंग थ्योरी। आपका तो मतलब अगर इतना बड़ा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हाँ, तो इसका मतलब है आपने पूरे इन्फोसिस का जो मैसूर का कैंपस है हाँ, उसको आप हटा सकते हो। बहुत आराम से हटा सकते। तो ये मैसेज तो देना चाहिए ना मिस्टर नारायण मूर्ति से कि आपका मतलब इतना कॉस्ट आप बचा सकते हो लोगों का। तो मेरे को पता मार्केट पोटेंशियल कैसा है, मतलब कि इतने इंजीनियर की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है मार्केट में, या फिर इतने इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है जितने आप लोगों को प्रोवाइड करोगे, या फिर आपका एक छोटा सा विजन है कि भाई मैं 10-15 हज़ार लोगों को बस प्लेस करा दूंगा तो आई एम डन विद दैट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस नेक्स्ट 10 साल में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होंगे, और सबसे 10 years बड़ी नेक्स्ट 10 years में ये अभी भी सबसे बड़े यही है एम्प्लॉयर्स। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, अभी भी आपने बात करी इन्फोसिस, विप्रो और सबकी, सब हायर तो IT में ही कर रहे हैं, है ना, जॉब्स तो वही हैं। जैसे मान लो 12th करते हैं अपन, 12th करने के बाद 1 साल देते हैं पढ़ाई के लिए कि मेरे को IIT में जाना है या कहाँ जाना है, तो 1 साल की बात अपन 1 साल ड्रॉप करते हैं। कोई भी मतलब मैक्सिमम 90% लोग ड्रॉप करते हैं, तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए करेगा या किसी के लिए भी करेगा। अगर आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि भैया मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में या BSc IT करने के बाद में आप 8 महीने और लगाओ, 1 साल का कोर्स और करो, मैं आपको रेडी टू जॉब वाला बंदा बनाने के लिए रेडी हूँ, और मैं आपसे पैसे तभी लूंगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। करेक्ट। तो आज तो आपका छोटा सिस्टम है, तो आप लोगों को 8 घंटे पढ़ा पा रहे हो। जब आपका सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा, इन लोग 12 तो घंटे पढ़ पा रहे जब लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, आपका सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा, तो क्या आप सेम मिलिट्री स्टाइल फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हैं। सी जैसे फंडामेंटली मैं बताता हूँ आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। जैसे आपने बोला 15,000 बच्चे पढ़ा तो मैं सकता हूँ, और मेरे पास पूरा सिस्टम भी है जो स्केल हो सकता है 15,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो होगा भी नेक्स्ट 2 साल के अंदर। आप देखोगे कि हमारे पास से मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन एनी IIT पुट टुगेदर। मतलब IIT से हर साल 9,000 बच्चे निकलते हैं, हम लोग 9,000 से ज़्यादा बच्चे प्लेस कर रहे होंगे एवरी ईयर, ठीक है। इन नेक्स्ट अभी हम लोगों ने लास्ट 1.5 साल के अंदर 3,000 बच्चे प्लेस करें। 3,000 लोगों को प्लेस कर चुके हो पढ़ाने के बाद? नहीं, मैं अभी पूरा बताता हूँ आपको कि हम लोग कितने बच्चों को प्लेस कर चुके। सो पहले मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। सो जैसे हम लोग कोई भी जीरो अपफ्रंट फीस पे, हम लोग कोई भी अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं करते, बच्चा पढ़ाई करता है, फिर बच्चे की जब जॉब लग जाती है, और जॉब लगती है 3.5 लाख से ऊपर, तब बच्चा हमें पैसा देता है फ्रॉम हिज सैलरी। अगर 3.5 लाख से कम की जॉब लगती है तो बच्चा कोई पैसे नहीं देता हमें। तो ये पूरा आउटकम बेस्ड एजुकेशन मॉडल हो गया। अब इसमें 3 पार्ट है। एक राइट इंटेंट वाले बच्चे जिनको ये करना है, मतलब इसमें अपना करियर बनाना है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो 15,000, 20,000, 25,000 बच्चे हों, लेकिन कितने लोग हैं जिनको ये करना है, किनको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्यूचर एग्जिस्ट करता है एंड वी वांट टू बेसिकली बिल्ड आवर करियर ओवर देयर। सो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है पढ़ाई, करिकुलम एंड पेडागॉजी, जिसमें हम लोग की महारत है। और तीसरी चीज़ होती है प्लेसमेंट, कि वो कंपनीज आनी चाहिए जो कि इन लोगों को ले सके।
मसाई में जो बच्चे आते हैं वो हर तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब 80-85% बच्चे जो हैं वो Tier 3 Tier 4 सिटीज एंड विलेजेस से आते हैं। 70% बच्चे होते हैं हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। तो कंपनीज जो इन बच्चों में ढूंढती है वो ये ढूंढती हैं कि यार ये बच्चों में बहुत इंटेंट है, मतलब इनका मोटिवेशन टू लर्न एंड अर्न बहुत ज़्यादा हाई है। 8.5 महीने इस तरीके से पढ़ाई करी है, इतना रिगरस तरीके से पढ़ाई करी है। सो ये बच्चे तो जो कंपनी ये समझ पाती है वो कंपनीज तो हमसे इतना हायर करती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आज अभी देखेंगे कि लास्ट 4 साल हुए हैं हमें मसाई स्कूल चालू करे हुए, अभी तक हम लोगों ने 4,500 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को प्लेस कर दिया है। हमारा जो एवरेज पैकेज एग्जिस्ट करता है वो 6.9 lakhs पर एनम एग्जिस्ट करता है, जो कि हायर है मोस्ट ऑफ द IITs एंड NITs से। हम लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं क्लोज टू 1500 कंपनीज के अंदर, जिसमें 1500 कंपनीज, जिसमें आपके लार्ज IT जाइंट्स भी हैं, इन्फोसिस हैं, विप्रो हैं, कैपजेमिनी है, और उसके अंदर लार्ज यूनिकॉर्न्स भी हैं, ओला है आपके पास में, स्विगी में बच्चे काम कर रहे हैं, पेटीएम में बच्चे काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं, आपके शेयर चैट में काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी पढ़ा देंगे और किसी को भी बना देंगे। एक्चुअली हम किसी को भी पढ़ा के किसी को भी बना सकते हैं, एक ही कंडीशन है, लर्न करना और अर्न करना का मोटिवेशन जो है ना वो बहुत हाई होना चाहिए। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप लोग? वो हमारा जो फर्स्ट 5 वीक्स है ना वो एक्चुअली हमारा एडमिशन प्रोसेस है। जो फर्स्ट 5 वीक्स है वो बिल्कुल फ्री है। उस टाइम पे तो आप वैसे तो पूरा मसाई स्कूल में जर्नी जो होती है वो जीरो फीस से होती है, लेकिन फर्स्ट 5 वीक्स में तो आप कोई एग्रीमेंट भी नहीं साइन करते। फर्स्ट 5 वीक्स इज लुकआउट पीरियड। उसमें एक्चुअली हम लोग बच्चे का इंटेंट चेक करते हैं। वो कौन करता है चेक? वो कैसे होता है कि अब जैसे 12 घंटे कितने बच्चे क्लास में सही टाइम में पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे क्लास में पूरा एंड तक रुके हुए हैं, कितने बच्चे क्लास के अंदर कुछ भी पोल्स हो रहे हैं या फिर कोई भी क्विज हो रहा है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे हमारे हर हफ्ते इवैल्यूएशन हो, सब डेटा ड्रिवन करते हो आप? ये पूरा डेटा ड्रिवन। ह्यूमन, मतलब कोई ऐसा इंटरफेरेंट नहीं कि सर ने बोल दिया कि ये बच्चा सही है वो बच्चा सही है, ऐसा नहीं करता है। उसमें बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अभिषेक, आप अगर कंप्यूटर साइंस के हो है ना, और आप इतना अच्छा इंटेंट नहीं शो करो, आप क्लासेस में कभी कभार आते हो और 90% अटेंडेंस है, आपसे थोड़ी सी कम अटेंडेंस परसेंटेज है आपकी, बट आपने 7 स्कोर कर दिया इवैल्यूएशन में, क्यूमुलेटिव स्कोर आपका 7 आया आउट ऑफ 10 है ना। लेकिन एक बच्चा है जो BCom बैकग्राउंड से और उसने सब कुछ रिलीजियसली करा, और वो बच्चा जो है वो उसका स्कोर आया एंड में 5.5 5.5, तो 5.5 वाले को सिलेक्ट करें क्योंकि वो इंटेंट है। राइट। अभी तक देखोगे अभिषेक आप, तो हम लोग 350 से ज़्यादा फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन से ऊपर ला चुके हैं। 350 से ज़्यादा फैमिली? हाँ, क्यों ऐसा हुआ? और मतलब ये कितना बड़ी चीज़ है यार। अभी एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप ये मतलब अभी आप जिस जोन में, मैं अभी बात करता हूँ लाइव लर्न ग्रोथ एंड इम्पैक्ट की तरह, जो आप इम्पैक्ट जोन में हो गया, आप इम्पैक्ट पहुंचा रहे हो, मतलब हेड्स ऑफ टू यू। मतलब अगर ये कर दिखाया तो जितने बच्चे हर साल निकलते हैं तो, और उनके प्लेसमेंट के लिए जितनी कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, तो जो गैप आपने फुलफिल कर दिया, करेक्ट, तो इट्स लाइक आप जो बोल रहे हो माइक्रो फाइनेंसिंग के जो जन्मदाता है, तो आप इसकी जन्मदाता हो जाओ। और यही एक टाइम पे कि यार इन बंदे ने स्टार्ट किया था, करेक्ट, और ऐसा काम चल रहा है, और उसके बाद में देखे शायद बहुत सारी कंपनीज आ जाए तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी लग जाए। वो जरूरी है अभिषेक, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितने बच्चे हमारे पास में ग्रेजुएट हो रहे हैं वो 1.5 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। क्यों? हम मसाई जैसे टेक में एग्जिस्ट करता है, डेटा एनालिटिक्स में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मसाई एग्जिस्ट करना चाहिए सेल्स में, वैसे ही मसाई एग्जिस्ट करना है सब चीज़ हर चीज़ में स्किल चाहिए। कंटेंट राइटिंग, वीडियोग्राफी, एवरीथिंग। अगर मेरे को भी आज स्किल्स लोगों की जरूरत पड़ती है, फिर मैं तो टेस्ट लेता हूँ उनको कि तेरे को आता नहीं आता। करेक्ट। और मेरे को अगर आप जैसी कंपनी के साथ में जुड़ने का मौका मिल जाए, जिसको मेरे को पता है कि बंदा मेरे को यहाँ से मिल ही जाएगा, हाँ, मेरा काम सेट है, करेक्ट, तो मेरे को लाइफ मैं एज ए कंपनी को कितनी फास्ट ग्रो करा सकता हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि पहले तो उसको 4 महीने सिखाओ, 5 महीने सिखाओ, करेक्ट, फिर उसको मैं काम अब उसको वो रुकेगा नहीं रुकेगा वो बात की बात है। तो 5 महीने तो मेरे चले गए, करेक्ट, तो 5 महीने में जिस कंपनी को मैं पता नहीं कहाँ में लेके जा सकता, तो वो 5 महीने में सिर्फ उस बंदे को यूनिट करने में निकाल रहा हूँ। करेक्ट। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कंपनी हमारे पास बार बार आती है। सो आप मतलब एडटेक, आपने आपको एडटेक कंपनी नहीं बोल रहे हो? वी आर नॉट एडटेक, वी आर इन जॉब टेक। सो एडटेक में क्या है कि एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको आउटकम्स जो है ना इतना जल्दी दिखता भी नहीं है, और मतलब जैसे आप 12 सेगमेंट में पढ़ा रहे हो तो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाओगे तो केवल स्कूल के मार्क्स जो होते हैं वो मेरे सबसे आउटकम नहीं होता। और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात तो फिर रही नहीं, मतलब कि अगर जॉब, मतलब लोग बोलते हैं यार इंजीनियरिंग में एक हाई पैकेज जाने के बाद में फिर जॉब सिक्योर है नहीं है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं हमारा 35-40 लाख का पैकेज हो गया, अब हमारे पास सबसे ऊपर तलवार है, कुछ भी ले ऑफ आया रिसेशन आया तो सबसे पहले हम कटेंगे। तो ये बात तो मेरे ख्याल से इसको तो अपन स्किप ही कर सकते हैं। मतलब कि जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं उनकी जरूरत होती है। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि जैसे आप इंटर्न से कंपनी नहीं बना सकते ना, मतलब यू नीड दोज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हु इज गोइंग टू गाइड दोज इंटर्न्स, करेक्ट, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी की जॉब तो नहीं जा रही है एज लॉन्ग एज दे आर स्किल्ड, एज लॉन्ग एज दे नो एंड दे आर कंटिन्यूअसली स्किलिंग देमसेल्फ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सॉलिड मोटिवेशन कोट फ्रॉम योर साइड टू ऑडियंस, टू एंटरप्रेन्योर्स। वैसे मेरे को कोट्स बहुत पसंद है, बहुत सारे फेवरेट कोट हैं, बट आई थिंक सबसे फेवरेट जो है वो तो दुष्यंत कुमार जी का है कि कौन कहता है आसमान में
सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार. Right. So this is the quote that I often use in Masaki. दो क्वेश्चन मैं आपसे फनी क्वेश्चन पूछूंगा. नॉर्मल क्वेश्चन. व्हाट इज योर फेवरेट बिजनेस थीम्ड मूवी और टीवी शो? मतलब आई एम मोर इनटू बुक्स, बट हाँ टीवी शो में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मैकडोनल्ड्स के जो फाउंडर्स के ऊपर द टीवी सीरीज विच इज देयर, that's also quite interesting. इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर. If I could have any superpower तो मैं सबसे पहले पता है क्या करूँगा, मैं ना सारे कॉलेजेस को आउटकम बेस्ड बना दूंगा. कोई अपफ्रंट फीस ही नहीं है आपके पास में. सारे बच्चे जो है वो एंड में जब जॉब लगेगी तब आपने बोला ना वो तो रियल एस्टेट धंधा है, तो आप उनका धंधा बंद करा दोगे. जो भी है मतलब या तो ऐसे करो या ऐसे करो. व्हाट इज द फनीस्ट बिजनेस नेम यू एवर हर्ड? कंपनी है OTP. ओटीपी नाम है. हाँ OTP नाम है. दे आर डूइंग वेल, बट व्हेन आई हर्ड दैट नेम मैंने कहा यार ये कैसा नाम है OTP. दैट इज क्वाइट फनी. या व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग्स दैट हैज एवर हैपेंड टू यू एट द बिजनेस मीटिंग? यार एम्बैरेसिंग मोमेंट तो होते रहते हैं, हर जगह पे होते रहते हैं. बहुत सारे हो गए इसका मतलब आपको. बहुत बहुत होते रहते हैं यार. एम्बैरेसिंग मोमेंट तो होते ही रहते हैं. एक फंड से मैं बात कर रहा था और उस फंड में ना यूजुअली जो इंडिया वाला जो बंदा है वो IIT कानपुर का ही है. वो ना मेरे से बिल्कुल क्योंकि अपनी कॉलेज के सीनियर है तो बहुत आराम से ऐसे कैजुअली हिंदी में बात होती है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं. उसके साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल थी, बट उसके साथ में एक और इंसान बैठा था जो कि फॉरेनर पार्टनर था उसके फंड का. ठीक है. अब वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि कोई और साथ में भी बैठा हुआ है क्योंकि उनका कैमरा बंद था. और मैं मस्त हिंदी के अंदर कुछ 15-20 मिनट का मोनोलॉग दिया मैंने क्योंकि मेरा सीनियर था और वो बिल्कुल जानता था. तो वो उस मीटिंग में ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो चला गया और मैं पूरे हिंदी में बात कर रहा हूँ. मुझे लग रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ तो कैमरा बंद है और वो फॉरेनर बैठा हुआ है. वो फॉरेनर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा था और वो काफ़ी ऐसा मोनोलॉग चल रहा था जिसमें मैं समझ में भी नहीं आया और उसने कुछ पूछा भी नहीं. मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैं बोलते चला गया. मैं कहा यार और बताओ इसके अंदर कुछ और चैलेंजेस आपको लग रहे हैं. एंड फिर वो साइलेंस था. फिर कुड यू प्लीज रिपीट इट वंस अगेन. दैट्स हाउ ही सेड. और फिर देन मैंने कहा यार ये किसकी आवाज़ है, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा. और दैट्स हाउ आई नो कि यार ये तो कुछ अलग ही बात करने लग गया मैं. तो प्रतीक आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक. इट्स ग्रेट पॉडकास्ट. मतलब कभी कभी मेरे को कभी खुद को अच्छा फील आता है. मैं ये चाहता था कि मेरे जो शो में बनाऊँ उसके अंदर मैं ऑडियंस जो है उसको मैं कुछ दे सकूँ. अगर आप एक कंपनी का कोई एक बंदा देख रहा है तो वो भी आपसे जुड़ सकता है और कोई एक नॉर्मल आदमी भी देख रहा है एंड ही वांट्स टू स्विच हिज कैरियर तो वो भी आपसे जुड़ सकता है. करेक्ट. तो मैं इस शो को उसी वे में लेके जाना चाह रहा था और ऑटोमेटिकली आपके थ्रू वहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसको. ऑसम यार. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.